Hey everyone, this is Ankush from Triple S और सबसे पहले I would like to wish you all a very happy new year 2022. We have entered in a new year और नए साल में नई शुरुआत करेंगे नए लेक्चर्स के साथ and this time I'll be taking up history component of syllabus of J&K Police Sub Inspector exam. आपने ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट और ब्लेसिंग्स दी जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे, फिर चाहे वो इकोनॉमी के लेक्चर्स हों, आर्ट एंड कल्चर के हों या फिर J&K इकोनॉमी के जो भी मैंने लेक्चर्स दिए, आप मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत ब्लेसिंग्स आप मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं और मैं वैसा ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट मेरे आने वाले लेक्चर्स में भी दें। तो चलिए, इट्स अ न्यू ईयर, इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड द न्यू कोर्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है हम 3 कंपोनेंट्स में स्टडी करते हैं। सो वन इज़ एंशंट, द अनदर वन इज़ मेडिवल एंड द थर्ड वन इज़ मॉडर्न, है ना। तो हम एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न जो है ये कंपोनेंट्स रहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी जो हम जो कोर्स जो अभी चलाएंगे, जो भी लेक्चर्स मैं स्टार्ट करूंगी वो है मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, मॉडर्न से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाई आई हैव टेकन अप विद द मॉडर्न, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और एज एक्सपेक्टेड हमें इस एग्जाम में भी J&K पुलिस जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है इसमें भी यही एक्सपेक्टेड है कि हमें मॉडर्न से ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करूं, आपके सिलेबस में मेंशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेसिफिकली। ओके, वैसे तो पूरे हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है और इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका। ठीक है, तो लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है इट स्टार्ट्स विद, हम कहाँ से जो एज सच जो है बाइफ्रिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो वो स्टार्ट हुई जब यूरोपियंस हमारी कंट्री में ईस्ट में आना स्टार्ट हुए, जब यूरोपियंस जो हैं वो आना स्टार्ट हुए हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स तो आए ही हमारी कंट्री में, ब्रिटिशर्स के अलावा और भी बड़ी सारी यूरोपियन पावर्स थी जो हमारी कंट्री में आई। ठीक है, इंडिया में आई। ओके, लेटर ऑन हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो फाइनली जो है पूरा उन्होंने जो है पूरी अपहोल्ड हमारी कंट्री में बना लिया और फिर ब्रिटिशर्स के साथ हमारी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होगी एज सच उनको बाहर निकालने के लिए हमारी कंट्री से। ठीक है, तो दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट विच स्टार्टेड विद रिवॉल्ट ऑफ 1857 पॉपुलरली, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है विद द कमिंग अप ऑफ यूरोपियंस इन आवर कंट्री, विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, तो इसके लिए हमें वे बैक थोड़ा सा मेडिवल में पीरियड में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब यूरोपियंस यहाँ आना स्टार्ट हुए तो यहाँ पे जो है मुगल सल्तनत थी ज़्यादा जो, ठीक है, मुगल सल्तनत थी, और भी बड़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स हैं, बड़े छोटे छोटे राजा जो हैं, छोटे छोटे किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे जो हमारी कंट्री में जो इस टाइम प्रिवेल कर रहे थे। ओके, तो वी हैव टू गो बैक थोड़ा सा हम पीछे की तरफ, मतलब थोड़ा एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स हमें पता होने चाहिए कि ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस जो हैं हमारी कंट्री में आए क्यों, वाई दे केम टू इंडिया, उनको ऐसा क्या बेनिफिट्स दिख रहे थे कि वो हमारी कंट्री में आए और फिर आके हमारी कंट्री में उन्होंने अपना क्या इम्पैक्ट छोड़ा। ठीक है, तो और वो फिर वापस कैसे गए, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, वापस कैसे गए, तो ये सब हम जो है इन लेक्चर्स में देखेंगे और फिर फाइनली जो है ब्रिटिशर्स का हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। ऑलराइट, तो देखिए, जब मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करती हूँ, ठीक है, जब यूरोपियंस जो हैं हमारी कंट्री में आना स्टार्ट हुए, यहाँ से हम बात करेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये स्टोरी जो है पूरी रहेगी। मैं आपको जितना सिंपल तरीके से हो सकता है उतनी लेमैन लैंग्वेज में, उतनी सिंपल तरीके से जो है हम इस पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को सुनेंगे, सो दैट वो ये पूरी कहानी जो है आपके दिमाग में अच्छे से इम्बाइब हो जाए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूरोपियंस की। ओके, यूरोप है, ठीक है, यूरोप से कुछ कंट्रीज जो हैं वो कुछ है ना, कुछ जगह जो है, कुछ कंट्रीज जो है हमारी इंडिया में आना उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले आए पोर्चुगीज। सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगल जो है, पोर्चुगल कंट्री जो है, पोर्चुगीज जो है, ये सबसे पहले हमारी कंट्री में आए और सबसे लास्ट में हमारी कंट्री से गए। Okay, they were the first to came in India and they were the last to leave India. इसीलिए पोर्चुगल को पढ़ना, पोर्चुगल को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले हमारी कंट्री में आए थे और सबसे लास्ट में गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए जानना। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा बेसिक समझते हैं कि हुआ क्या।
ठीक है। नाउ सबसे पहले ये बेसिक समझने से पहले, ये जो यूरोपियंस हैं या जो पोर्चुगीज जैसे आए हमारी कंट्री में, ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, देन वी हैड डच जो हैं वो हमारी कंट्री में आए, ठीक है, फ्रेंच आए, डेन्स आए, ये सारे यूरोपियंस जो हमारी कंट्री में आए क्यों, व्हाट वाज द रीज़न? देखिए रीज़न ये था कि जो ये ईस्ट का जो इलाका है, मतलब जो हमारी इंडिया है या जो बाकी जो ईस्टर्न हैं जैसे इंडोनेशिया है, ठीक है, ये जितनी भी जो कंट्रीज थी, दे वर रिच इन स्पाइसेस, ठीक है, ये रिच थी स्पाइसेस में। जो इनके जो यूरोपियंस में जो फूड जो खाते थे, जो भी इनका स्टेपल फूड था, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये स्पाइसेस, उनको प्रिजर्व रखने के लिए ये स्पाइसेस बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। और यूरोप में इन चीज़ों की स्केर्सिटी थी, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं उगती हैं, नहीं थी, ठीक है। तो स्पाइसेस की मतलब तलाश में उसके लिए आए, ठीक है। कॉटन के लिए आए, कॉटन टेक्सटाइल जिनसे हैंडलूम प्रिपेयर होता है, सिल्क होता है, स्पेशली सिल्क जो है चाइना का भी बहुत पॉपुलर था, हमें पता है, ठीक है, तो हमारी कंट्री में भी मिलता है, तो सिल्क के लिए आते थे, ठीक है। और ये आए सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट पेट्रे के लिए। किसके लिए आए? सॉल्ट पेट्रे। सॉल्ट पेट्रे क्या था? इट वॉज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर जो है वो बनता था सॉल्ट पेट्रे से, वो यहाँ पे था, ठीक है। और इंडिगो के लिए आते थे, ठीक है। इंडिगो किस लिए यूज़ होता था? फॉर डाइंग अप ऑफ क्लोथ्स के लिए, ठीक है, उसके लिए होता था। और भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जेम्स थे यहाँ, ठीक है, मेटल्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स यहाँ मिलते थे। तो इन सब चीज़ों की स्केर्सिटी थी यूरोप में, तो यहाँ पे इनको काफ़ी मतलब सस्ता पड़ता था उस टाइम पे। हमारी जो कंट्री है इंडिया, इट वाज वेरी वेल्दी कंट्री एट दैट टाइम, ठीक है, तो अट्रैक्ट करती थी काफ़ी, ठीक है। और यूरोप में तो ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन उस टाइम पे चल रही थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी, तो उनको था कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमाएं, ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, इंडिया जैसे कंट्री में जाएं, और यहाँ से जो है भर भर के जो है सामान है वो लेके आएँ और अपनी मार्केट में उसको बेचें। काफ़ी सस्ते दामों पे वो इंडिया से सामान लेके जाते थे और अपनी कंट्री में बेचते थे और काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट है कमाते थे। दे वुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, ठीक है, इतना प्रॉफिट कमाते थे। लेटर ऑन हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की, वहाँ के जो ब्रिटिशर्स, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, कि जो उनकी फैमिलीज थी वो चाहते थे कि भाई हमारे बच्चे जो है इंडिया जाके उनकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया में हो, क्योंकि बहुत बेनिफिट है वहाँ से, ठीक है। वो ऐसा चाहते थे कि भाई हमारी बच्चों की पोस्टिंग जो है इंडिया में हो, तो ताकि वो बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा के आए, बहुत पैसा कमा के आए वहाँ से, राइट। तो ये रहा सिचुएशन। तो अब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ आफ्टर द, ये पढ़ लेते हैं कि क्या मैंने इसमें यहाँ लिखा है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर है जी यूरोप का, ठीक है, यूरोप का एम्पायर जो है वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया 7th सेंचुरी में, और अरब्स जो हैं उन्होंने डोमिनेशन बना ली इजिप्ट और पर्शिया में, ठीक है। अरब्स इन्वेडेड मेजॉरिटी ऑफ लैंड मासेस। अरब्स ने क्या किया? लैंड मासेस को कैप्चर किया। सिर्फ लैंड मासेस को ही कैप्चर नहीं किया, सी रूट को भी कैप्चर कर लिया था। द मर्चेंटाइज फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट्स थ्रू अरब इंटरमीडियरीज, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है मैंने, ये मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू समझाती हूँ। देखिए क्या था, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्या था इसमें। देखिए क्या था, ये रही हमारी कंट्री इंडिया, ओके। अब क्या हुआ, ये रहा ऊपर यूरोप, ठीक है, ऊपर यूरोप है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो यूरोपियंस थे, ये देखिए ये है पोर्चुगल, ये पोर्चुगल है, छोटी सी कंट्री है ये पोर्चुगल, और कैपिटल है इसकी लिस्बन, ठीक है, ये है पोर्चुगल, ओके, ये रहा पोर्चुगल, ओके। अब हुआ क्या, देखिए ये जो यूरोपियंस है ना, ये डायरेक्ट इंडिया आ सकते थे थ्रू दिस रूट। ये रेड सी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ रेड सी है, ओके, ये रेड सी वाला एरिया है, ये रेड सी आपकी ये वाली है ना, ये रेड सी है, ठीक है। तो ये यूरोपियंस जो थे यहाँ से डायरेक्टली रेड सी से आ सकते थे, या फिर ये सिल्क रूट है यहाँ से आ सकते थे। ये वाला एरिया सिल्क रूट है ना, चाइना का, है ना, चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस, इटली, इन सबको कवर करता है। ये रहा जी हमारा सिल्क रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा ये 14th AD तक सिल्क रूट इसका नाम क्यों रखा गया? सिल्क रूट जो है ये लैंड रूट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हैवी सिल्क ट्रेडिंग होती थी। और ये आइडेंटिफाई किसने किया था, सिल्क रूट डिस्कवर किसने किया था? चाइना की ही एक डायनेस्टी रही, ठीक है, बहुत देर पहले चाइनीज की ही डायनेस्टी रही एक, जिसने ये सिल्क रूट जो है डिस्कवर किया था। तो ये सिल्क रूट के थ्रू भी आ सकते थे, ये सी रूट के थ्रू, रेड सी के थ्रू भी आ सकते थे डायरेक्ट इंडिया। तो शॉर्टकट था, मतलब इतना लेंथी तो नहीं था, ठीक है, आ सकते थे। बट क्या हुआ कि इस टाइम पे जो अरब्स थे, ये रहे जी
अरब्स बहुत ज़्यादा पावर में आ गए, अरब्स बिकेम वेरी पावरफुल, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है अरब्स ने कैप्चर कर लिया। प्रेजेंट डे पे ये हमारा सऊदी अरेबिया है ना, अगर प्रेजेंट डे की बात की, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यहाँ यमन है, इधर ओमान है, खैर ये तो बात की बात है, ये तो अभी प्रेजेंट की बात है। तो ये जो है ये हमारा ये है सऊदी अरेबिया प्रेजेंट में। तो अरब्स का कंट्रोल इधर हो गया, काफ़ी ज़्यादा इधर हो गया, और यहाँ इजिप्ट है ना, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इधर पड़ा इजिप्ट। तो देखिए फिर से बताती हूँ आपको, ये रहा जी अरब का यहाँ पूरा कंट्रोल, और इधर इजिप्ट। तो देखिए रेड सी के जो दोनों साइड वाला एरिया है ये सारा अरब के कंट्रोल में आ गया, और इनफैक्ट टर्क्स के कंट्रोल में भी आ गया, जिसको ओटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। तो ये ऊपर जाके टर्की है, ये इधर कहीं, इधर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमारा, 1 सेकेंड, ओके, तो ये जो एरिया है, 1 सेकेंड, ओके, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ आ गया जी टर्की, इधर आ गया हमारा अरब्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया इजिप्ट। तो टर्क्स और अरब्स के कंट्रोल में आ गया ये पूरा एरिया, रेड सी के अंदर वाला एरिया। अब अरब्स कहने लगे यूरोपियंस को कि भाई तुमने अगर इंडिया से कुछ भी ट्रेड करके इस अगर रास्ते से अगर आपने जाना है तो आपको हैवी टैक्स जो है चुकाना पड़ेगा, हैवी ड्यूटीज चुकानी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, ऐसे तो इंडिया से सामान सस्ते पे खरीदते थे, यूरोप अपनी कंट्रीज में जाके बेचते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन अब जब अरब्स के या टर्क्स के इधर से होके आपको जाना पड़ेगा यूरोपियंस को, तो इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज यहाँ पे किए जाते थे, जिसकी वजह से सामान इनका पड़ गया महंगा, ठीक है, इतना बेनिफिट इनको नहीं होने लगा जितना पहले होता था। तो काफ़ी कॉस्टली अफेयर जो है इनके लिए होता गया, काफ़ी कॉस्टली जो है चीज़ें महंगी जो हैं पड़ती गई इनको। तो इस वजह से ये परेशान हो गए यूरोपियंस, ठीक है, और भी अरब्स इंटरमीडिएट्स जो है काफ़ी इंटरफेयर करने लगे। नाउ व्हाट यूरोपियंस थॉट, यूरोपियंस कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे, ये तो अरब्स ने तो हमारा पूरा मतलब काम खराब कर दिया। नाउ यूरोपियंस थॉट कि हमें एक नया रूट जो है वो इंडिया में जाने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड अ न्यू रूट टू एंटर इंडिया, जिसमें हमें कोई इंटरमीडियरीज ना मिले, कोई अरब्स ना मिले, कोई टर्क्स ना मिले, हम डायरेक्टली जो है अपना जो सामान है वो इंडिया से लेके हम आ सकें, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया कि भाई फिर यूरोपियन कंट्रीज एकजुट होके भाई उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि अब हम क्या करें। तो सामने आए उस टाइम पे पोर्चुगल और स्पेन, ठीक है, पोर्चुगल और स्पेन जो है ये दो कंट्रीज जो है ये सामने आई, इनका नेवल बेस काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो ये बोलती हैं कि भाई हम जो है इंडिया में जो रूट है वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हुआ क्या, इनकी आपस में जो भी डिस्कशन हुई, तो फाइनली ये हुआ कि भाई एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाएगी, और जो ईस्ट वाला जो एरिया है उसको ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली पोर्चुगल को, और जो ये वेस्ट वाला जो एरिया है इसको ढूंढने की मिली स्पेन को। ये अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन में को बाइफरकेट इस तरीके से किया गया, एक इमेजिनरी वो बनाया गया, ठीक है। यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट डिटेल कि वो इमेजिनरी लाइन कहाँ थी तो क्या थी, ठीक है, कि बस इतनी बात आपको याद रखनी कि जो पोर्चुगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि भाई तुम ईस्ट वाला जो एरिया है वो तुम्हारा, उसको ढूंढने की तुम कोशिश करो, सी रूट की तुम ढूंढने की कोशिश करो। तो ये जी भाई इंडिया जो था प्राइमरी इनका लोकेशन था कि भाई देखो कि ये कहाँ पे कैसे हम जो है सी रूट ढूंढे। ओके, नाउ फाइनली फिर हुआ क्या कि पोर्चुगल के जो रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो कौन है ये समझ आ गया आपको सारा, कि यहाँ पे अरेबिया का था, इधर इजिप्ट था, ये पूरा पर्शिया अरेबिया का जो पूरा एरिया था ये आ गया अरब्स के कंट्रोल में। तो दैट्स वाई जो चीज़ें हैं वो सामान जो है काफ़ी महंगा पड़ने लगा यूरोपियंस को। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम नया सी रूट जो है वो ढूंढते हैं। तो पोर्चुगल ने कहा, पोर्चुगल और स्पेन जो है दे केम इनटू फोर कि भाई वी विल सर्च अ न्यू रूट। तो फाइनली जो पोर्चुगल जो है वो स्टार्ट हो गए, पोर्चुगीज विद हैविंग अ गुड नेवल बेस, ठीक है, दे स्टार्टेड कि भाई हम सी रूट जो है वो ढूंढते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज यही जो है फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है मैंने कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है, द अरब्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया. So Arabs invaded majority of the land masses, in fact sea routes as well. The merchandise from India went to European markets through Arab intermediaries, है ना, अरब इंटरमीडियरीज के थ्रू जाता था यूरोपियन मार्केट्स में सामान, तो जो काफ़ी महंगा पड़ने लगा, एक्सपेंसिव पड़ने लगा. नाउ फाइनली जो पोर्चुगल के जो थे वास्को डी गामा, ठीक है, सबने वास्को डी गामा का नाम सुना ही होगा, ठीक है. तो वास्को डी गामा वॉयज जो है इट वाज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग अ सी रूट फ्रॉम यूरोप to India that would permit trade with the Far East and Central Asia without the use of costly silk route,
surpassing Arabs and Turk intermediaries which could levy heavy tax charges from Europeans, right? Now what happened is, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने ये लिखा है कि जो वास्को डी गामा है फाइनली उन्होंने एक सी रूट ढूंढा यूरोप से, यानी पोर्चुगल से, स्पेसिफिकली लिस्बन से, और कहाँ पे, फार ईस्ट यानी इंडिया तक आए वो, ठीक है, थ्रू कॉस्टली सिल्क रूट। और कॉस्टली सिल्क रूट जो था इनका, जो पड़ रहा था अरब्स और टर्क इंटरमीडिएट्स की वजह से, उसको सरपास कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये सिल्क, ये कहाँ से इन्होंने जो है रूट स्टार्ट किया, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ से पोर्चुगल से इन्होंने स्टार्ट किया, और ये जो था इनका पूरा सी रूट ये, और सबसे पहले, ठीक है, और सबसे पहले ये आप पहुँचे कोचीन, ये केरला में। सबसे पहले यहाँ पे वास्को डी गामा इधर से शुरू हुए, ये केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका में, इधर को सरपास करते हुए ये पहुँचे कहाँ पे, कोचीन। और किसकी मदद से पहुँचे, अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद जो हैं वो गुजराती थे, अब्दुल माजिद एक गुजराती थे। अब्दुल माजिद ने हेल्प की वास्को डी गामा की, उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए, कोचीन पहुँचने के लिए अब्दुल माजिद ने हेल्प की वास्को डी गामा की, ठीक है जी। तो वास्को डी गामा पहुँचे कोचीन, यहाँ पे किंग थे, हिंदू किंग थे ज़ैमरिन। ज़ैमरिन ने बहुत ही स्वागत किया पोर्चुगीज़ इसका, वास्को डी गामा को। उन्होंने सोचा, मतलब ही कुड नॉट एक्चुअली, उनको लगा कि भाई सिर्फ ट्रेड करने आए हैं और हम, मेरे को तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग का ही था सबको कि भाई अच्छे गिफ्ट्स लेके आए हैं, अच्छा मतलब दिल गिव अस गुड मनी, गुड पैसे जो हैं हम यहाँ से कमा लेंगे। तो जो है हिंदू किंग ज़ैमरिन जो है यहाँ पे थे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया इसका, वास्को डी गामा का, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है नाउ। तो उसके बाद जो है वास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले कहाँ पे आए, वो आए जी कैलिकट में, ठीक है। कैलिकट कहाँ पे है जी, केरला में है, ओके। एंड ही वाज रिसीव्ड बाय हिंदू किंग ज़ैमरिन हियर इन कैलिकट, ओके। और कब आए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1498 में, ठीक है। इन 1498 स्पेसिफिकली 17 में, तो 17 में 1948 में वास्को डी गामा लैंडेड इन कैलिकट, केरला, एंड ही वाज रिसीव्ड बाय हिंदू किंग ज़ैमरिन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे पोर्चुगल के इंडिया में। तो फर्स्ट गवर्नर जो थे पोर्चुगल के इंडिया में वो थे फ्रांसिस्को एल्मीडिया। कौन थे, ही वाज फ्रांसिस्को एल्मीडिया। सो फ्रांसिस्को एल्मीडिया वाज द फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर इन इंडिया, इन स्पेसिफिकली इन इंडिया तो नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस अपने एरिया में जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, दैट इज फ्रांसिस्को एल्मीडिया। चलिए ठीक है, इंडिया के, चलिए इंडिया में मान लीजिए कि अगर मैं पोर्चुगल की गवर्नर की बात करती हूँ फर्स्ट, तो ही वाज फ्रांसिस्को एल्मीडिया, ठीक है। तो दिस इज द टाइमलाइन। ये टाइमलाइन आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। नाउ 1502 में फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री जो थी इट वाज सेट अप इन कोचीन, कोची, ठीक है। तो वास्को डी गामा आया कहाँ पे था, लैंड कहाँ पे किया था, कैलिकट में किया था, ठीक है। और पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, तो वो बनी कोचीन में, प्रेजेंट है कोची भी कहते हैं इसको, ये भी केरला में ही है, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट देखिए गोवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा पोर्चुगल का। हमें पता ही है कि गोवा इंडिपेंडेंस 1947 में, इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटिशर्स से, लेकिन गोवा को अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी पोर्चुगल से। तो 1961 में गोवा जो है लिबरेट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो गोवा में इनका काफ़ी अपहोल्ड रहा, काफ़ी ज़्यादा होल्ड जो है गोवा में इनका रहा। तो 1510 में जो गोवा है वो कैप्चर कर लिया था बीजापुर सल्तनत से, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत जो है ये बेसिकली एक यूसुफ आदिल शाह डायनेस्टी थी यहाँ पे, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह की डायनेस्टी थी। लेटर ऑन ये जो बीजापुर जो सल्तनत थी ये मुगल एम्पायर के साथ ही मर्ज हो गई थी, ठीक है। खैर ये तो बात की बात है। गोवा जो है ये कैप्चर किया अल्फांसो आल्बुकर्क ने। अब ये अल्फांसो आल्बुकर्क कौन थे, देखिए फर्स्ट जो हैं, फर्स्ट गवर्नर जो हैं पोर्चुगल के कौन थे, मैंने आपको कहा फ्रांसिस्को एल्मीडिया थे। फर्स्ट गवर्नर आपने याद रखना है, फर्स्ट तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगल, फ्रांसिस्को एल्मीडिया। एंड हु वाज द सेकंड गवर्नर ऑफ दिस पोर्चुगल, ही वाज अल्फांसो आल्बुकर्क, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये वैसे सेकंड गवर्नर जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, अल्फांसो आल्बुकर्क इनका नाम था। फर्स्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को एल्मीडिया, ये आप याद रखिएगा, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोवा जो है ये कैप्चर कर लिया किसने, फ्रांसिस्को एल्मीडिया ने। कब किया, 1510 में, ठीक है। फिर फाइनली 1530 में जो गोवा है, गोवा को डिक्लेयर कर दिया गया
कैपिटल पोर्चुगल की, ठीक है, ये जो पोर्चुगीज इंडिया की, ठीक है, पोर्चुगीज इंडिया की जो कैपिटल है वो गोवा को डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर दमन को कैप्चर किया पोर्चुगीज ने 1559 में, दमन एंड दीव जिसको कहते हैं, ठीक है, दमन और दीव दोनों को कैप्चर किया, ठीक है। दीव को कैप्चर किया था 1535 में, उसको पहले ही कर लिया था, दीव को 1535 में किया था, दमन को जो है वो कब किया था 1559 में, ठीक है। फिर 1612 में सूरत जो है दैट वाज लॉस्ट टू इंग्लिश। क्या हुआ कि देखिए इंग्लिश ब्रिटिशर्स की भी एंट्री हो चुकी थी 1600 में, ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई हमारी कंट्री में कब हुई 1600 में। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था यहाँ पे अपना होल्ड बनाने के लिए। ऐसा नहीं था कि वो आए तो आते ही जी भाई आप पूरा पॉलिटिकल जो है आपका हुआ, नहीं, ब्रिटिशर्स को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी थी यहाँ पे सेटल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज ऑलरेडी थे, बाद में डच भी आ गए, बाद में फ्रेंच भी आ गए, तो इनकी आपस में पहले तो यूरोपियंस ने बड़ा वो किया कि हाँ जी भाई इंडिया को सी रूट ढूंढना है तो जी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग के लिए जब यूरोपियन कंट्रीज को, बाकी कंट्रीज को भी पता चला कि भाई इंडिया से जो होके आ रहे हैं जो भी यूरोपियंस वो तो बड़ा ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आपस में भी इनकी फिर टक्कर होने लगी, यूरोपियन कंट्रीज आपस में भी लड़ी। आप देखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि पोर्चुगल इंग्लैंड की भी जो है आपस में लड़ाई हुई, पोर्चुगल डच की लड़ाई हुई, डच और इंग्लिश की लड़ाई हुई, आपस में ही यूरोपियंस काफ़ी ज़्यादा लड़े फिर अपना होल्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो सूरत जो है गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट रहा ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स ने फाइनली फिर फैक्ट्री भी बनाई सूरत में, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सूरत जो है वो इज लॉस्ट टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो है यहाँ जीत गए सूरत में 1612 में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा सूरत का, तो ये आप याद रखिएगा। 1661 में फिर क्या हुआ, जो बॉम्बे है दैट वाज हैंडेड ओवर टू इंग्लैंड। ये एक सेटबैक रहा पोर्चुगल के लिए, खैर इन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जो है इंग्लिश को यानी ब्रिटिश को बॉम्बे जो है वो दे दिया। बेसिकली दिया इसमें हुआ क्या कि 1661 में जो पोर्चुगीज किंग था ना, ठीक है, जो पोर्चुगीज किंग था उसकी सिस्टर थी, उसकी सिस्टर की शादी हो गई, ठीक है, उसकी सिस्टर की मैरिज, मतलब यहाँ मैरिज अलायंस हुई, सिस्टर की मैरिज हुई विद द चार्ल्स टू जो किंग थे इंग्लैंड के, विद द चार्ल्स टू मतलब जो किंग थे इंग्लैंड के, और एज डॉवरी, ठीक है, तो एज डॉवरी जो है पूरा बॉम्बे जो है ये पोर्चुगल ने बॉम्बे किसको दे दिया, इंग्लिश को, चार्ल्स टू को दे दिया। फिर चार्ल्स टू ने क्या किया, चार्ल्स टू ने, ये खैर मैं बाद में भी बताऊंगी, जो ब्रिटिशर्स का बताऊंगी, तो चार्ल्स टू ने जो है ये बॉम्बे किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी जो कंपनी जो इंडिया में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की, उनको दे दी, चार्ल्स टू ने उसको दे दिया। मिला तो बॉम्बे चार्ल्स टू को था, लेकिन फिर चार्ल्स टू ने फाइनली ब्रिटिशर्स को दे दिया कि भाई आप जो है यहाँ पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बॉम्बे, राइट। तो बॉम्बे जो है इट वाज हैंडेड ओवर टू इंग्लिश बाय पोर्चुगीज इन 1661, ओके। तो फिर क्या हुआ 1663 में द पोर्चुगीज लॉस्ट देयर फोर्ट्स टू द डच ऑन द मालाबार कोस्ट, ठीक है। 1779 में एक्विजिशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली को भी एक्वायर कर लिया पोर्चुगीज ने 1779 में। 1843 में क्या हुआ, पंजिम इज मेड कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इंडिया, ठीक है, गोवा का ही पार्ट है, ठीक है। फिर 1961 में फाइनली दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1961 में पोर्चुगीज लॉस्ट, 1961 डेट देखिए, मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो 1947 के बाद यानी 1961 तक जो है पोर्चुगीज यहाँ पे रहे। तो स्पेसिफिकली अगर मैं डेट बताऊं तो इट वाज 19 दिसंबर 1961 में जो गोवा है वो लिबरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ कोर्स हमें आर्म्ड फोर्सेस की, इंडियन आर्मी की हेल्प से जो है, हमारी आर्मी की हेल्प से जो है इनको मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, और जिससे कि लिबरेट हुआ, गोवा भी लिबरेट हो गया, ठीक है, पोर्चुगीज से फाइनली 1961, और इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है किसके रिगार्डिंग है, गोवा को लिबरेट करने के अकॉर्डिंगली है। देखिए हुआ क्या था कि 1947 में जब हम मतलब इंडिपेंडेंस मिल गई, तो ये मतलब गवर्नमेंट तो खैर उससे फॉर्म नहीं हुई थी। अभी ये एक्सपेक्ट किया, जो भी लीडर्स थे, प्रोमिनेंट थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि पोर्चुगीज भी चले जाएंगे प्रोबेबली गोवा को छोड़ के, क्योंकि बाकी पूरी कंट्री तो मतलब इंडिपेंडेंट हो ही गई है, तो लेकिन पोर्चुगीज गए नहीं, ठीक है। पोर्चुगीज बोलते कि भाई हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे ईस्ट में ट्रेड करने के लिए जो है गोवा काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए बेस रहा, ठीक है। अब क्या हुआ
पोर्चुगीज कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, राइट। तो फिर इन्होंने सबसे पहले व्हाट हैपेंड कि इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से पहले, मतलब जो भी हमारी कंट्री के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने सोचा कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से गोवा को ले लेते हैं पोर्चुगल से। तो इन्होंने क्या किया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएसए में बात की, इन्होंने यूएसएसआर में बात की, इनके प्रेसिडेंट से बात की, यूएसए के प्रेसिडेंट से बात की, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट से बात की, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने कुछ सुनी नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कि भाई हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या हुआ, डिप्लोमेटिक, ये काफी 1961 तक हम यही चाहते थे कि पीसफुली जो है गोवा को छोड़ के पोर्चुगल चले जाएं, पीसफुली चले जाएं, ठीक है। काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट भी रहे कि भाई चले जाएं, लेकिन फाइनली ये नहीं गए। तो यहाँ 1961 तक तो ये डिप्लोमेटिक पीसफुल तरीके से ही करती रही हमारी गवर्नमेंट कि भाई जाएं जाएं पोर्चुगल जाएं, बट नहीं गए, ठीक है। फाइनली फिर काफ़ी रिबेल किया यहाँ के कॉमन लोगों ने भी, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट संगठन थे हमारी कंट्री के, ठीक है। उन्होंने फिर गोवा में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टार्ट किया पोर्चुगल को बाहर निकालने के लिए, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एफर्ट्स जो है वो लगाए। तो फिर फाइनली फिर फाइनली जो है मिलिट्री एफर्ट्स ही लगाने पड़े और इंडियन आर्मी लगा के, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन लगाई और फिर फाइनली जो है पोर्चुगल्स को बाहर निकाला गया गोवा से, ठीक है। ओके, तो ये था। अगर देखिए मैं ये एक्विजिशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली की बात करूँ तो 1779 में जो है एक्वायर किया था ना दादरा और नगर हवेली को, और दादरा और नगर हवेली को लिबरेट किया 1954 में, 1954 में। तो 1954 में इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट संगठन रहे, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज रही अगेन इन दादरा नगर हवेली 2, जिनकी वजह से 1954 में दादरा नगर हवेली को इंडिपेंडेंस मिली पोर्चुगल से। तो ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, दादरा नगर हवेली 1954 एंड गोवा इन 1961, 19 दिसंबर 1961, ठीक है। तो ये रही पोर्चुगल की कैसे ये एस्टिडो पोर्चुगीज डा इंडिया, ये एस्टिडो पोर्चुगीज डा इंडिया या पोर्चुगल टर्म है, जिस मतलब इसका मतलब हुआ कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन पोर्चुगल इन इंडिया बेसिकली जो ईस्ट, ठीक है, जो ये पोर्चुगीज की जो कंपनी थी इंडिया में, जो पोर्चुगीज जो इंडिया में आए थे, जो पोर्चुगीज की कंपनी थी इंडिया में, उसका नाम था एस्टिडो पोर्चुगीज डा इंडिया, ठीक है, पोर्चुगल लैंग्वेज में। तो ये कुछ पोर्चुगीज की इंपॉर्टेंट जो है बेस रहे, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस रहे। सो वी हैड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इनमें से है जो आपको याद रखना है, ठीक है, विच इज़ कि कहाँ पे जो है ये लैंड किया था वास्को डी गामा, तो ये आया था कोचीन में। तो ये रहा आपका कोचीन, ये इफ़ यू कुड सी, ठीक है, ये है आपका कोचीन, यहाँ पे जो है वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, ओके। आफ्टर दैट जो इनकी पहली जो है, इनकी फर्स्ट जो है फैक्ट्री जो है वो रही कोचीन में, सॉरी, जो फर्स्ट फैक्ट्री है इनकी ये रही कोचीन में। और ये आए कहाँ पे थे सबसे पहले, कैलिकट में, सॉरी ये कैलिकट में। वास्को डी गामा सबसे पहले कैलिकट में लैंड किया था, ठीक है, ये है कैलिकट, केरला में ही है, ये रहा कैलिकट जहाँ पे वास्को डी गामा सबसे पहले, ठीक है, वास्को डी गामा सबसे पहले जिसने लैंड किया था यहाँ पे। और ये रहा आपका कोचीन जहाँ पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनी, क्या बनी, फर्स्ट फैक्ट्री बनी किनकी, पोर्चुगीज की। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह रही, ये आप याद रखिएगा। एक ये जगह है मसौलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जगहें रहीं जहाँ पे पोर्चुगीज ने अपना अपहोल्ड बनाया, गोवा में तो बनाया ही बनाया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये है, ये रहा आपका गोवा, ओके। ये रही आपकी दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, ओके। ये रहा आपका दमन एंड दीव, ये दमन एंड दीव, यहाँ पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा होल्ड रहा, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हम स्टडी करेंगे डच के बारे में, ओके, डच, ऑलराइट। तो डच जो हैं, देखिए डच का जो रोल है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डच थे ना, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग। वो यहाँ पे कोई एम्पायर बिल्डिंग या यहाँ अपनी पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने के में इंटरेस्टेड नहीं थे। दे वर मोर ऑफ इंटरेस्टेड इन बिजनेस ओनली। जैसे जो ब्रिटिशर्स थे, फाइनली हम देखेंगे कि उनका पॉलिटिकल वो तो फिर यहीं पे ही रह गए कि भाई हमारा ही है ये पूरी कंट्री है। एम्पायर बिल्डिंग में इंटरेस्टेड थे, फोर्ट्रेस बनाने में इंटरेस्टेड थे, बट डच नहीं थे। डच वर मोर ऑफ इंटरेस्टेड इन बिजनेस ओनली। वो कहते थे कि भाई हमें बिजनेस करना है, हमें यहाँ पे एम्पायर कुछ बिल्ड ज़्यादा नहीं करना है, ओके। डच का कुछ इतना इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो है वो मैं आपको अभी बता दूंगी, ठीक है। अभी अगर डच की बात करें तो देखिए डच जो है ना, ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड आपने सुना होगा, ठीक है, नीदरलैंड जिसकी कैपिटल एम्स्टरडैम है, ठीक है, एम्स्टरडैम है। तो नीदरलैंड्स के जो लोग हैं उनको हम
डच कहते हैं, ठीक है। हॉलैंड भी इंपॉर्टेंट जगह है नीदरलैंड में, जो आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अगर मैं ये मैप आपको बताऊं, जो मैप हमने बिगनिंग में किया था, इसमें हमें थोड़ा सा ये नीदरलैंड्स जो है ये ऊपर जाके है, ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा, यहाँ इससे भी ऊपर जाके है नीदरलैंड्स, ठीक है, इससे काफ़ी ऊपर है, ठीक है, ये मतलब कोस्टल ही है, काफ़ी ऊपर जाके थोड़ा सा नीदरलैंड आपको मिलेगा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो अगर मैं डच की बात करूं तो नीदरलैंड के थे ये लोग, ठीक है, नीदरलैंड से आए थे, डच थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कब आए, ये आए फॉर्म जो है डच ईस्ट इंडिया, देखिए जो भी ईस्ट मतलब इंडिया जो है इनके ईस्ट में पड़ती थी, तो जो भी इंडिया में जो इनकी जो कंपनीज बनी उनको ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, ठीक है। तो वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है, 1602 में बनी, और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कहाँ एस्टैब्लिश हुई, वो हुई जी मसौलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में है ये 1605 में। दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम डच, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में अगर डच से क्वेश्चन आया तो ये पूछ सकते हैं कि भाई पहली फैक्ट्री कहां बनी, तो मसौलीपट्टनम में बनी थी इनकी, आंध्र प्रदेश में 1605 में। यू विल सी लेटर जो ब्रिटिशर्स आए उनकी भी मसौलीपट्टनम में एक फैक्ट्री, प्राइमरी फैक्ट्री जो है एक बनी थी, ठीक है, प्राइमरी नहीं, टेम्पररी फैक्ट्री जो है मसौलीपट्टनम में ब्रिटिशर्स की भी बनी थी। तो इससे पहले ब्रिटिशर्स जो है वो आ चुके थे। ब्रिटिशर्स आए 1600 में, देखिए सबसे पहले आए पोर्चुगीज, फिर आए ब्रिटिशर्स, फिर आए डच, ठीक है। तो डच के बाद हम ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, ओके। तो डच आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1602 में बनी। इन पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ बनी, मसौलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में 1605 में, ठीक है। और भी डच ने बड़ी सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, सबका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मसौलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है इसको आपने याद रखना है कि डच ने और कहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई, गुजरात में बनाई, यूपी में बनाई, बंगाल में बनाई, बिहार में बनाई, ठीक है। स्पेसिफिकली बात करें तो पुलिकट में बनाई, पुलिकट लेक जो है काफ़ी फेमस, आपको पता ही होगा सबको। और इनकी प्रिंसिपल फैक्ट्रीज कहाँ बनी, सूरत में बनी, ठीक है, बिमलीपट्टनम में बनी, कराईकल में बनी, चिंसुरा, बरन नगर, ठीक है, कासिम बाजार जिसको मुर्शिदाबाद भी कहा जाता है, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचीन, ये सारी जगहें जो हैं गुजरात आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल, बिहार में पड़ती हैं। तो ये यहाँ पे जो हैं इनकी फैक्ट्रीज जो हैं ये बनी डच की, ठीक है। और देखिए काफ़ी लंबे समय तक डच की और ब्रिटिशर्स की आपस में राइवलरी रही। ब्रिटिशर्स 1600 में आ चुके थे, ब्रिटिशर्स और डच की बहुत ज़्यादा राइवलरी जो है आप देखने को मिलेंगी, बड़ी इनकी आपस में वॉर्स हुई, एंग्लो डच राइवलरी रही, ठीक है। इनकी मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा वॉर हुई, जैसे थर्ड एंग्लो जो है डच वॉर हुई 1672 में, 74 में, फिर इनकी पीस ट्रीटीज भी हुई बीच में, ठीक है। 1660 देखिए 1667 में, ईयर 1667 में ब्रिटिशर्स और डच की आपस में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ जी, ठीक है। क्या हुआ देखिए 1667 में ब्रिटिशर्स का और डच का आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ। पहले बहुत लड़े, फिर फाइनली इन्होंने कहा कि भाई है तो हम यूरोपियंस ही, आए तो सभी प्रॉफिट मेकिंग के लिए हैं, अपना अपना प्रॉफिट कमाए और निकलो, हमें क्या जरूरत है आपस में इतनी रिवेंज करने की। तो फाइनली 1667 में इन्होंने क्या किया, आपस में कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज में उन्होंने क्या कहा, कॉम्प्रोमाइज में उन्होंने ये कहा कि भाई डच जो थे ना, फिर फाइनली आप लेटर ऑन देखोगे कि जो डच हैं ये इंडोनेशिया की तरफ ज़्यादा इनका जो है मतलब ये इंडोनेशिया की तरफ ज़्यादा चले गए, ठीक है। स्पाइस आइलैंड इसको, इंडोनेशिया को स्पाइसेस की उसमें ये ज़्यादा जो है इंडोनेशिया में चले गए, ठीक है। इसमें क्या कहा, इंग्लिश ने कहा कि भाई इंडिया में जो मेजॉरिटी जगह हैं वहाँ हम देखेंगे और तुम लोग चले जाओ इंडोनेशिया। तो डच ने कहा कि भाई ठीक है। तो आप देखोगे कि जो डच हैं वो ये सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, ठीक है, बंतम आइलैंड है, बंतम, सुमात्रा, इंडोनेशिया में ही कन्फाइंड रहे, ठीक है। इंडिया में भी इनका अपहोल्ड रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया का अपहोल्ड जो है ब्रिटिशर्स का रहा, और इंडोनेशिया में जो है आप देखेंगे कि जो डच हैं उन्होंने ज़्यादा इंडोनेशिया में काम किया है, ठीक है, इंडोनेशिया के स्पाइसेस को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो 1667 में इनकी एक ट्रीटी हुई, लेकिन फिर भी 1672 में इनकी वॉर हो गई, 1672 से 74 में फिर भी जो डच हैं वो इंटरफेयर करते रहे, ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी कौन से कम थे, ठीक है। तो यहाँ पे सब ये ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो फाइनली थर्ड एंग्लो डच वॉर हुई थी 1672 टू 74 में, ओके। तो ये सब चला। उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही, ये है बैटल ऑफ हुगली बिटवीन ब्रिटिश एंड डच।
ठीक है, इन विच ब्रिटिश फोर्सेज वन। तो ब्रिटिश फोर्सेज जो है वो जीत गए थे बैटल ऑफ हुगली में। बैटल ऑफ हुगली को बैटल ऑफ चिनसोरा भी कहा जाता है, क्योंकि चिनसोरा जो है ये जगह की नाम है, स्पेसिफिक छोटी सी जगह है चिनसोरा, जहां पे लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ चिनसोरा। कब हुई थी? 1759, नवंबर 1759 में। ठीक है, इफ यू आर मेकिंग नोट समवेयर तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड यू कि आप हैंड रिटन अपने नोट्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख लीजिए। एंड में मैं क्रक्स जो आपको बताऊंगी वो क्रक्स आप कहीं पे हैंड रिटन अपना लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 1759 में, नवंबर 1759 में बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ डच हुई, जिसमें डच जो है वो हार गए, ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए। ठीक है, तो ये जो है ये सब रहा। डच जो थे लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन इंडोनेशिया, फिर वो इंडोनेशिया में कन्फाइंड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्लाइन हुआ ब्रिटिश डच का। ओके, तो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। ठीक है, आज हमने स्टडी किया किसके बारे में? आज हमने स्टडी किया पोर्चुगीज के बारे में, डच के बारे में। फाइनली क्विक रिवीजन, ठीक है, कि हमने क्या इसमें स्टडी किया, क्या क्रक्स निकला, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये पढ़ा कि भाई अरब्स का जो है वो डोमिनेशन रहा इजिप्ट और पर्शिया में। अरब्स ने जो है लैंड रूट, सी रूट जो है रेड सी का या सिल्क रूट जो है पूरा कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से जो यूरोप्स हैं उनको इंडिया से सामान लेके जाने में काफ़ी जो है महंगा पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई हम एक डायरेक्ट एक रूट निकालते हैं जिसमें कोई इंटरमीडियरी हमें ना मिले। तो पोर्चुगल से स्टार्ट हुए, फाइनली इंडिया आ पहुंचे वास्को डी गामा। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो है पोर्चुगीज थे। कब पहुंचे ये? ठीक है, तो ये पोर्चुगीज सबसे पहले जो है वो हमारी कंट्री में पोर्चुगल ही आए और सबसे एंड में भी हमारी कंट्री से पोर्चुगीज ही निकले। ठीक है, तो सबसे पहले जो वास्को डी गामा है ये पहुंचे 1948 में, 17 मई 1948 में ये कहाँ पहुंचे? कैलिकट पहुंचे। ठीक है, कैलिकट कहाँ है? केरला में है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जो किंग थे वो कौन थे इस टाइम पे? जैमोरिन थे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट फैक्ट्री है, ठीक है, जो फर्स्ट फैक्ट्री है पोर्चुगीज की वो कहाँ बनी? वो बनी जी कोचीन में, ये आपने याद रखना है। कोचीन कहाँ पे है? केरला में है ये भी। कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री बनी। ठीक है, कब बनी? 1502 में। ठीक है, वास्को डी गामा कब आए? 1948 में। फर्स्ट फैक्ट्री कब बनी? 1502 में, याद रखिएगा। ओके, फ्रांसिस्को एल्मीडिया जो हैं ये पहले गवर्नर थे पोर्चुगीज के हमारी कंट्री में, ये भी याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 1961 में गोवा जो है वो लिबरेट हुआ। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ और इसका नाम है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय बाय मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, पोर्चुगीज से जो है गोवा को लिबरेट करवाया गया। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद जी डच है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1602 में बनी और जो फर्स्ट फैक्ट्री है ठीक है डच की, वो कहाँ बनी? मसौलीपट्टनम में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मसौलीपट्टनम में बनी। मसौलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 1605 में जो है ये बनी थी, 1605 में मसौलीपट्टनम डच की पहली कंपनी, याद रखिएगा। उसके बाद हुई बैटल ऑफ हुगली इन 1759, बैटल ऑफ हुगली बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स, जिसमें डच जो है हार गए, ब्रिटिशर्स वॉन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, इसको आप रिवाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है, और I'll see you in the next lecture very soon. So till then, take care, bye bye, have a nice day and keep studying.